नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाला आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, देश की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की लोकप्रिय नेता रेणुका चौधरी जी। 13 अगस्त 1954 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जन्मी रेणुका चौधरी जी कर्नाटक विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। महज 31 साल की उम्र में रेणुका चौधरी जी को पहली बार संसद सदस्य बनने का मौका मिला और तब से ये 3 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा की सदस्य बन चुकी हैं। रेणुका चौधरी जी भारत सरकार की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, पर्यटन और महिला एवं बाल विकास मंत्री भी रह चुकी हैं। रेणुका चौधरी जी इस समय राज्यसभा की सांसद हैं और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता भी। आज हम रेणुका चौधरी जी से तमाम सवालों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। रेणुका जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। सबसे पहले आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे। आपके पिताजी एयर कमांडर रहे हैं, कैसे फिर आपका राजनीति में आना हुआ? मैं ये इस बात के क्या बताऊं, बस मुझे लगता है कि तकदीर थी। और आंध्र प्रदेश में उन दिनों में सरकार गिराया जा रहा था और उसके खिलाफ मेरे जैसे सैकड़ों लोग खड़े हो गए। उनमें से मैं भी एक थी और मैं एक गर्भवती गृहस्थी महिला थी और मुझे लगा कि ये ठीक नहीं है, ये जो हो रहा है ये ठीक नहीं है। तो बस सोच लीजिए कि कोई सिनेमा के कथा के जैसे ही हुआ कि अचानक एक दिन मैंने फैसला कर दी और लोगों को साथ ली। अनजान लोग, ऐसे भी नहीं कि जाने पहचाने, मगर ये डेमोक्रेसी की एक चैप्टर थी जहाँ डेमोक्रेसी वास्तव में क्या है हम सब देख सके। तो लोग मुझसे जुड़ गए, मैं अपने आप को लीडर खड़ा कर दी। जो मुझे लगा कि ये करना है, ये ठीक है, मैं करती गई। और मैं हैरान थी कि लोग मान गए कि मैं उनको लीड कर सकती हूँ। जन्म आपका आंध्र प्रदेश में हुआ और हिंदी आप काफी अच्छी बोलती हैं, इसके पीछे क्या राज है? मेरे फादर फौज में रहे, इसीलिए मैं देश भर घूमते हुए, अलग अलग स्कूल्स, विभिन्न प्रांतों में पढ़ते हुए, अलग अलग कल्चर सब अपनाते हुए हम घूमते रहे। ये मैं सोचती हूँ कि बहुत बड़ी फ़ायदा हुई मेरी कि भारत देश को सचमुच मैं एक देशवासी बन के पूरा घूम के देख सके, कश्मीर से कन्याकुमारी। बिल्कुल। कितनी भाषाएं जानती हैं आप? विभिन्न भाषा जानती हूँ, मगर प्रैक्टिस कम हो गई आजकल। तो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हम तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी बोल सकती हूँ, इंग्लिश, एक ज़माने में थोड़ा सा फ्रेंच, थोड़ा सा स्पेनिश। कुछ राजनीतिक बातें करेंगे। जिस तरह संसद के मानसून सत्र में खाद्य सुरक्षा विधेयक पास कराया गया, काफ़ी हड़बड़ी दिखाई गई, ऐसा विपक्षी दलों का कहना है। तो क्या यह माना जाए कि लोकसभा के आम चुनाव कुछ महीने पहले भी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमें पब्लिक ने, जनता ने फुल टर्म के लिए हमें वोट देके हमें अधिकार दिए हैं। उस अधिकार को लेकर हमें हमारे वादे पूरे करने के लिए और भी कुछ समय चाहिए ही। और हम सोचते हैं कि जो कदम हम उठा रहे हैं पब्लिक के हित में, इसका फ़ायदा देश को होगा। तो हम पूरा टर्म कंप्लीट करके ही हम इलेक्शंस लगाएंगे। लेकिन एक आम धारणा सी बन गई है रेणुका जी आम जनता के बीच में कि यूपीए 2 के मुकाबले यूपीए 1 की सरकार ने ज़्यादा बेहतर काम किया। देखिए, ये देखने की बात है और सोचने की बात है। लोग ऐसे ही सोचते हैं। यूपीए 1 नया नया आया था, लोगों को महसूस हुई। यूपीए 2 में थोड़ी कंटिन्यूटी होती है, कुछ थकान हो जाती है पब्लिक में, और लोग सोचते हैं कि जब वो वैसा चला था, रिवाइंड रिप्ले नहीं कर सकते हैं देश के साथ। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहीं कठिन कदम उठाना पड़ा, विदेश की परिस्थिति खराब हो गई, उसकी असर देश पे आ गई। कई ऐसे समस्याएं आ गई जो सामने खड़े रहे। मगर मैं नहीं सोचती हूँ कि ना भारत देश, ना अपने देशवासी इतने कमज़ोर है कि थोड़ी सी कठिन परिस्थितियों को देखकर हम हिल जाते हैं। हाँ, कमर कस के हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, बढ़ेंगी। और अब जो कदम यूपीए 2 ने उठाया, आप देखते रहिए इसका फल कितना मीठा होगा। और मैं सोचती हूँ कि हमारे लोग
इतना शिक्षित हैं आज के दिन, इतना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो इसको सोच समझ के वो भविष्य में मतदान देंगे। और मैं सोचती हूँ कि कांग्रेस जीत के आएगी। कांग्रेस जीत के आएगी, लेकिन अगर आपके गृह राज्य आंध्र प्रदेश की बात करें तो तेलंगाना को लेकर काफ़ी उठापटक देखने को मिली। अंततः कांग्रेस ने निर्णय किया कि तेलंगाना बनेगा, लेकिन आम धारणा यह है, मैं खुद आंध्र प्रदेश गया, तेलंगाना के इलाकों में गया, तो आम धारणा यह निकल कर आ रही है कि तेलंगाना बनने के बावजूद कांग्रेस को उतना फायदा होता नहीं दिख रहा। क्या मानती हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात हमें ये पहचाननी, बुनियादी बात ये है कि हम हार जीत सोच के तेलंगाना नहीं दिए। तेलंगाना की मांग कोई नई नहीं है। जब आंध्र प्रदेश मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग हो गई, जब से ये पुकार है कि तेलंगाना अलग करें। हाँ, परिस्थिति बदलते गई, टाइमिंग थोड़ा पहले होता तो और भी अच्छा होता, ये अलग बात है। मगर आज के दिन जो इनसिक्योरिटी नज़र आ रही है आंध्र प्रदेश में, मेरी क्षेत्र जहाँ से मैं इलेक्शन लड़के आती हूँ वो तेलंगाना में ही है। खम्मम डिस्ट्रिक्ट है इसके नाम। यहाँ से 2 लोकसभा सीट चुने जाते हैं। मगर मैं बता दूँ, आंध्र प्रदेश में आज जो आंदोलन चल रही है वो इसलिए चल रही है क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आ रही। हाँ, दुख तो लगता है, मुझे भी दुख है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि हमें तेलंगाना मिल गई तो बाकी भाड़ में जाए, ये मैं नहीं कह सकती हूँ। मुझे दुख है कि कल तक जो हम मिल के भाई बहन बन के रहे थे, कि हमारे आपसी में नफरत फैल रही है, इसलिए मुझे दुख है। मगर मैं सोचती हूँ कि तेलंगाना देके आंध्रा का भी फायदा होगा। आंध्रा में आज के दिन इतना तरक्की होगी, जो इतने दिन यहाँ फोकस होके, यहाँ कंसंट्रेशन होके, क्योंकि ज़्यादातर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब इस तरफ डेवलप हुए। हैदराबाद, सिकंदराबाद के इर्द गिर्द में बहुत सारा ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया। चंद सालों की बात है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से बहुत आगे बढ़ेगी, ये मुझे पूरा उम्मीद है। जगन मोहन रेड्डी के बारे में क्या ख्याल रखती हैं आप? आपको लगता है कि कांग्रेस से अलग होकर वो एक नई ताकत बनकर उभरेंगे राज्य में, जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर उभरी? आप ऐसे कंपैरिजन कैसे करते हैं? ममता बनर्जी को बहुत साल की ग्राउंडिंग कांग्रेस पार्टी में हुआ था। कांग्रेस से बहुत कुछ सीख के उसने मेहनत करके वहाँ पहुँच गई जहाँ भी आज के दिन वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री बन के रहे। जगन उनके मुकाबले में कैसे आप कह सकते हैं? जगन एक मुख्यमंत्री का बेटा था, राजनीति में कभी शामिल नहीं हुआ, ना कांग्रेस पार्टी की झंडा उठाया था उसके पहले। जैसे वो मेंबर पार्लियामेंट बन गया, उनके फादर की डेथ हो गई। वो मेंबर पार्लियामेंट भी कांग्रेस की बदौलत से ही बना है, और रातों रात करोड़ों पैसे की घपला से वो जेल जाना पड़ा। अब आप उनको और वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री को मुकाबले में लाना गलत बात है। जगन गैर कानूनी काम करते हुए, गैर पार्लियामेंट्री ढंग से वो बिहेव करते हुए, और जिस कांग्रेस पार्टी ने उनको और उनके फादर को इतना पहचान और हैसियत दिए थे, उसको भी वो ठुकराते हुए, झूठ कहते हुए यहाँ तक पहुँच गए हैं। ठीक है, इट्स ऑल राइट। डेमोक्रेसी में ऐसे लोग, बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं। अब देखा जाएगा कि पब्लिक में क्या होगा और आम इंसान क्या सोचता है। भ्रष्टाचार के बारे में हमारे तरफ उंगली उठा के सब इशारा करते रहते, तो ये क्या है? ये सवाल फिर हम बाद में हम पूछें। कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा वर्ग मानता है कि राज्य के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी वर्तमान चुनौतीपूर्ण हालातों से निपटने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। आप क्या मानती हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानने तैयार हूँ। किरण कुमार रेड्डी को केंद्र सरकार ने सोच समझ के, हाई कमांड ने उनको ले आया गए। नौजवान है, इज़ ए यंग मैन, बहुत सब्र से काम निकालते हैं। जिस समय उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, राज्य में बहुत कठिन परिस्थितियों में उनको लाया गया। जो परिस्थितियां थे उस टाइम पर, उन मुश्किल परिस्थितियों पर थोड़ा स्थिरत्व सरकार को इन्होंने ही लाए हैं। सब्र से काम निकालें,
मुश्किल टाइम को किसी न किसी तरह निकालें। और इसका सबूत आपके पास है कि अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस और जो हमारे सोसाइटी इलेक्शंस चले हैं, वहाँ कांग्रेस अधिक आंकड़ों से जीत के आए हैं। हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, सफल होना चाहता है। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही, उसके बाद भारत सरकार में मंत्री भी रही हैं। क्या कभी अपने राज्य की बतौर मुख्यमंत्री भी सेवा करना चाहती हैं? देखिए, मैं सोचती हूँ कि जो तकदीर के लकीर होते हैं वो उसको कोई बदल नहीं सकते। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं राजनीति में आऊँगी, तो मुख्यमंत्री के सपने बहुत दूर है। देश की सेवा करने में हमें कोई पद की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या बनूंगी क्या नहीं बनूंगी वो अलग बात है, मगर मेरे राज्य की तरक्की में मैं ज़रूर शामिल रहूंगी, रही हूं और आगे भी। कुछ सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे। आप भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्री रही हैं, काफ़ी आपने महत्वपूर्ण कदम उठाए थे बतौर मंत्री। आजकल एक मांग सी हो रही है, जिस तरह देश में बलात्कार की घटनाएं एक के बाद एक बढ़ रही हैं, नाबालिग की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 साल कर दी जाए। आप क्या ख्याल रखती हैं? देखिए, ये ऐसी कोई सरल सवाल नहीं है जिस पे हम एक सॉल्यूशन दे सकते हैं रातों रात। सामाजिक तौर से एक बहुत बड़ा बदलाव आ गई है। वो ज़माना थी जब माँ बाप और एक जॉइंट फैमिली सिस्टम थी, जब बड़े बुजुर्ग विभिन्न लोग परिवार की निगरानी रखते थे बच्चों पर। आजकल एक नया स्टाइल बन गई कि माँ बाप हमारे बच्चों का दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बनने में वो गरिमा और वो सीमा हट जाती है। जब हट जाते हैं, बच्चों को समझाने वाले कोई नहीं कि ये गलत कर रहे हो और इस सीमा पार करके अगर तुम कुछ करोगे बेटा तो आपको जिम्मेदार ठहरा जाएगा। आजकल बच्चे कुछ गलत काम भी करते हैं तो माँ बाप उनको ढक देते हैं और संभाल लेते हैं और पुलिस स्टेशन के पे जाके कहते हैं ये मेरा बच्चा है, इसको छोड़ दीजिए। मैं नहीं सोचती हूँ कि वात्सल्यता जो माँ बाप के जहन पे रहती है और इमोशंस होते हैं, वात्सल्यता में ये नहीं माना जाना चाहिए कि बच्चे जो भी करे हम उनको अनकंडीशनल सपोर्ट करेंगे और वो कुछ अच्छा बन जाएगा। ये कन्फ्यूजन में समाज आगे बढ़ रही है। हम लड़कियों को ताना देते हैं, लड़कियों के सेलफोन पे निगरानी रखते हैं, पूछते हैं कि कौन लड़का आ रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम रात के 1, 2, 2:30 बजे तक नहीं आओगे तो टांग तोड़ डालेंगे। ये सब हम धमका देते हैं और हर बार परेशान रहते हैं कि कहाँ लड़की गलत रास्ते पे ना चले जाए। क्या हम लड़का को यही कहते हैं? क्या माँ बाप ये कहते हैं कि बेटा आप 2 बजे तक बाहर थे, कहाँ थे, किसके साथ थे, कौन लड़की के साथ तुम घूम रहे हो, उसको घुमा रहे हो? अगर ये लड़की के साथ कुछ गैर काम हो गया तो तेरे टांग मैं तोड़ दूंगा। ये कोई धमकाते हैं? नहीं। जब लड़का पैदा होता है, पहले तो महिला की पहचान बस उसी बात की है कि उसने बेटा को पैदा किया और बाप सोचता है कि मेरा जायदाद का हकदार ये बन के आ गया, अब चाहे जो भी करे मेरा बेटा महान। ये नहीं चलेगा। अगर हम सोचते हैं कि समाज में कहीं और बलात्कार हो रही है और हमारे चौखट पे नहीं आएगी तो ये हमारी बेवकूफ़ी है और हमारी कमज़ोरी है। निगरानी हमें सारा समाज का करना पड़ता है। एक और मांग की जा रही है कि लड़कों की शादी की जो न्यूनतम उम्र सीमा है 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी जाए। क्या आपको लगता है यह ठीक होगा? देखिए, 18 साल का बना दीजिए। 1 साल की बच्ची को बलात्कार करने का क्या मतलब है? 60 साल का आदमी जाके 16 साल का लड़की के साथ घूमने का क्या मतलब है? तो ये सब हम अपने आप को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं कि 18 साल का लड़का को हम शादी करवा देंगे तो फिर हम घूम पलट के वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम बाल विवाह करते थे, कि माँ बाप फैसला करते थे कि बच्चों को शादी कर दो, टोकरी में कन्यादान दो, फिर वापस ले आओ, फिर गुनाह के बाद वापस ले जाओ। ये कौन सा तरीका है? तो आपके कहने का मतलब ये है मेरे कहने मानसिकता बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। और अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर 18 साल और 16 साल का लड़का बलात्कार कर सकता है और इतने घोर तरीके से, जहाँ जिस मुद्दे पर सारा दिल्ली शहर उठ गई, सारा भारत देश खड़े हो गई दिसंबर की निर्भया की रेप पर, तो और हम कानून के मापदंड से हम चलाते जाएंगे
और हम बहस करते जाएंगे कि कितने महीने छोटा था वो, 4 महीने एडल्ट होने के बाद, 18 साल पाने में वो उसका 4 महीने कम थे और हम उसको जुवेनाइल मान के चलेंगे। और 2 दिन पहले अखबार में छपी थी कि 16 साल की लड़की जो शादी करने किसी और से लड़का से प्यार करके भाग गई, वो माइनर है टेक्निकली, मगर वो जिम्मेदार फैसला अपने आप लेने में माहिर थी, तो इसीलिए जज ने कहा माफ़ कर दो, लड़का को माफ़ कर दो, दोनों शादी करके खुश हैं। तो ये कौन सी मापदंड है कि 16 साल की लड़की अपनी ज़िंदगी का फैसला कर सकती है किसी आदमी, गैर गैर आदमी के साथ चले जाके, वो माइनर होते हुए उसको क्षमा कर सकते हैं, मगर जो रेप किया है लड़का, कानून इसके तरफ अलग मापदंड से देखेगी, ये सब्र नहीं करे। रेणुका जी, जब आप महिला और बाल विकास मंत्री थी तब मैंने देखा था आपने काफ़ी कोशिश की थी। एक बड़ी समस्या है तेजाब हमलों की, इसको रोकने के लिए आपने एक बड़ी पहल की थी कि इसे एक बड़ा कानून बनाया जाए, बड़ा अपराध घोषित किया जाए ताकि अपराधी डरे और इस तरह के तेजाब हमले रुके। लेकिन क्या कारण है कि आज भी इस तरह के हमले रुक नहीं पा रहे हैं? देखिए, एक बात, सबसे मूल कारण ये है कि जो आदमी ये काम करता है उसको डर नहीं है कानून से। वो सोचता है कि कोई थानेदार मेरा मामा निकलेगा, उसके रिश्ते द्वारा हम इसको ढक सकते हैं, हम ये काम करके हम हीरो बन सकते हैं, हमारी शक्ल टेलीविज़न पे दिखाया जाता है, देखा मैंने क्या काम किया, ठीक है हम जेल में भुगतेंगे। ये सब अपने आप को डॉन समझ के बैठते हैं, सिनेमा देख के इनकी जहन पे असर आ जाती है। जब इसको ज़िंदगी भर इसको मेहनत करवाई जाएगी सरकार के द्वारा, जब पुलिस डंडा लेके चलेंगे और इनको समझा देंगे कि बेटा तू ज़िंदगी भर कमा के, जिस महिला को तुमने ऐसा किया, एसिड डाल के ऐसा किया, इसके देखभाल तुम करोगे, शादी से नहीं, कोई मेहरबानी के तौर से नहीं, मगर ऐसे कि तुम काम करके, मेहनत करके, रिगरस इम्प्रिजनमेंट में तुम कमा के इसका देखभाल करोगे, जब तक इस समाज में बदलाव नहीं आएगा। रेणुका जी, महिला सशक्तिकरण की तो खूब बात होती है, लेकिन हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं शहरी क्षेत्र की महिलाओं के मुकाबले उतनी तरक्की नहीं कर पाती हैं। नहीं, ये मैं मानने तैयार नहीं हूँ। ये आप शहरी महिला और ग्रामीण महिला को एक ही मापदंड में देखना भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि वहाँ की परिस्थिति अलग है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। और मैं बता दूँ, जो औरत के साथ जुल्म होती है ना, आप ये मत सोचिए कि जो पढ़े लिखे दिल्ली शहर में अपार्टमेंट में बड़ा खूबसूरत ढंग से रह रहे हैं कि वो वास्तव में ऐसे हैं। नहीं, उनका भी पिटाई होती है, उनके ऊपर भी अपना आदमी हाथ उठाता है। अगर वो गलती से ज़्यादा पढ़ी लिखी है हस्बैंड से और ज़्यादा कमाती है, तो वो भी एक मसला बन जाता है उनके आपसी में। जो हालांकि मैं सोचती हूँ कि कई तरीके से ग्रामीण स्थाई पे जो महिला है उनकी कुछ फ्रीडम है, क्योंकि वहाँ कोई राज छिपती नहीं है। तो कई बार मैं देखती हूँ मेरे क्षेत्र में कि बाजू घर वाले महिलाएं एक साथ हो जाते हैं, जब उनको सुनाई देती है कि यहाँ पिटाई हो रही है, चंद मिनट रुक जाते, फिर चले जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं और कहते हैं भाई साहब क्या कर रहे हो आप, और उसको ले जाते हैं अपने घर, रात को वहाँ रोक देते हैं, सुबह पंचायत बैठ जाती है और फैसला हो जाती है। इसमें कोई शर्म और मुंह ढकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सब जानते हैं कि हर घर में यही बीमारी है। मगर शहरी महिला उस तरफ से अगर आप देखेंगे उस नज़र से, तो वो बेचारे बेसहारा बन जाते हैं, दिखावा के लिए ऊपर से बन ठन के चले जाते हैं, और यहाँ कहने के लिए कोई सुनने लायक नहीं है सिवाय थानेदार। और थाने में जाने से हम जानते हैं हमारी हालत क्या होती है। जिस दिन हम वर्दी वालों को अधिकार देंगे कि महिला को भी आप थाने में बिठा सकते हैं और महिला वहाँ सुरक्षित रहेगी, तो मैं सोचती हूँ कि सारा देश में बदलाव आ जाएगी। हम खुद ही कहते हैं कि थाने वालों को कि महिला को थाने में तुम नहीं रख सकते, क्योंकि हमें भरोसा नहीं है। आप जाट हैं और काफ़ी दबंग भी। जब आप मंत्री थी तो सीधे थानेदारों को धमकाती थी आप? जी हाँ, मैं फ़ोन उठा के कहती थी कि मैं मंत्री बोल रही हूँ कि ये फलाना केस आपके पास आया है, तो आप एफआईआर क्यों नहीं रजिस्टर कर रहे हैं, मैं कानूनी तौर से समझूं। और जब ये बात फैल गई कि भाई ये बड़ी न्यूसेंस औरत है, ये पता नहीं कब उतर के आ जाएगी पुलिस स्टेशन पे, तो एक माहौल बन गई कि भाई कानून मान के हम आगे चले, हम कौन होते हैं इधर उधर देखने वाले। आप कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं,
मैंने खुद आपकी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड की है कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में। आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान काफ़ी कहावतों और मुहावरों का इस्तेमाल करती हैं, जिससे आपकी प्रेस वार्ता काफ़ी रोचक हो जाती है। आप लोगों की डिमांड है तो हम कहते रहते। नहीं, कई बार आप देख लीजिए अपने मुहावरे, और ये कितने पुराने हैं मगर आज भी लागू कर सकते हैं, प्रासंगिक हैं। दैट इज द वे सोसाइटी वर्क्स। अभी आप इस समय राज्यसभा की सांसद हैं। यदि आपकी पार्टी ने आपको मौका दिया तो क्या 2014 का लोकसभा का आम चुनाव आप लोकसभा का लड़ना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, इसमें कोई दो राय नहीं। ऑफ कोर्स, मैं मेरे क्षेत्र में बहुत सारी काम कर चुकी हूँ और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मैं भ्रष्टाचार का कोई नाम और निशान मेरे नाम इस पे नहीं है। मुझे रुचि है लोगों के साथ मिलना जुलना, वो मेरे लोग अपने आप बन जाते हैं, एक लगाव हो जाती है लोगों से, और शायद मेरी नेचर और पर्सनालिटी भी वैसे है। तो उन लोगों को मैं देखते रहती हूँ, 10 साल 15 साल हमारी आयु के उन्हीं के साथ हम बिता दिए हैं। बच्चे अपने अपने ज़िंदगी संभाल ले रहे हैं, वो कहीं अपने घरों पे बस गए हैं, तो मैं बिल्कुल ही फ्री हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लोगों के साथ रहूँ। कई बच्चों को हमारा नाम भी दे देते हैं, हालांकि ये बहुत लोगों की अकल है। वो आके कहते, देखिए मैडम, ये बच्चों का मैंने रेणु का नाम लगाया। मेरे वजह से नहीं, ये मैं भी जानती हूँ, वहाँ के देवता के नाम है, वहाँ देवी का नाम है रेणुका। पोचम्मा, यल्लम्मा, तेलंगाना के एरिया में इस देवी रूप को अलग अलग विभिन्न नामों से पहचानते हैं, मगर मूल पहचान रेणुका के नाम से ही है। और रेणुका को बलि दिया जाता है। परशुराम की माँ थी और जमदग्नि की बीवी, तो उनको मानसिक ताकत बहुत थी, कहा जाता है कहानियों में। तो बस, तो आप काफ़ी धार्मिक हैं। धार्मिक की बात नहीं, ये वास्तव है। कहानियाँ जो हमें सुनाए जाते हैं बचपन से, तो वह रह जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। बिल्कुल, और आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि मुझे लगता है धार्मिक ही रही होगी, तभी आपके माता पिता ने देवी के नाम पर आपका नाम रेणुका रखा। मुझे नहीं पता कि फादर ऐसे थे। वो बहुत ही नेशनलिस्ट आदमी रहे और बहुत रेवोल्यूशनरी आदमी थे। उन दिनों में मेरे फादर के बहनें बिना शादी करे मेडिसिन पढ़े। आप सोच लीजिए, 3 यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट आए थे, गोल्ड मेडलिस्ट बने। और मेरे फादर बहुत प्रोग्रेसिव मानसिकता के आदमी थे, और उन्होंने मेरे फादर और ग्रैंडफादर, मदर के फादर, दोनों मैं सोचती हूँ कि शायद मेरी तरक्की इसीलिए हुई कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे लिबरल प्रोग्रेसिव आदमी रहे और उनके साथ मैं इतने आगे बढ़ सकी। मुझे 13 साल की उम्र में मेरे ग्रैंडफादर ने कहा कि ट्रैक्टर का ड्राइवर बीमार पड़ा है, ज़मीन जोतना है, क्योंकि फसल ज़मीन तैयार करना है बोने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुम चलाओगे? तो मैं ट्रैक्टर चलाने की लालच में चली गई, ये नहीं पहचानते हुए कि सड़क पे चलाना ट्रैक्टर अलग होती है और जब ज़मीन जोतते हैं तो गर्दन टूट जाएगी और कमर भी टूटेगी। मगर जब मैं उतर गई ज़मीन, इसीलिए मुझे एग्रीकल्चर से लगाव हो गई, बिना जाने बिना पहचाने, और जोतना शुरू कर दी। तो वो एक नशा कि मैं वो बीज लाऊं, अच्छा बोने के बाद मैं देखूं कि कैसे बनते जा रही है। पानी नहीं आया, आज पानी बरसी नहीं, 3 दिन और नहीं बरसेगे तो मेरी फसल ख़त्म हो गई, नहीं तो ये निकल आएगी। फूट के लिए हम इंतज़ार करें, पहचानें, फिर दूसरे किसानों से बातचीत करें। फिर मैंने मेरी सबसे पहली क्रॉप मिर्च थी, तो मिर्च वहाँ काट रहे तो यहाँ मुझे महसूस हो रही है, नाक में पानी बहना, आँख में पानी बहना। फिर मुझे समझ में आया कि इतनी नाजुक ढंग से मैं घर में पाले जा रही हूँ और यहाँ ज़मीन के साथ ये करना पड़ता है। तो यानी कि ट्रैक्टर चलाते चलाते एक फौजी की बेटी को खेती और किसानी से लगाव हो गई। सचमुच जय जवान जय किसान जो कहते हैं, ये पुकार, ये एक ललकार बन जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जब फसल बन जाती है और इसको मार्केट ले जाओ और ये भी पहचानो कि मिर्च पूरा सूखने से टूट जाएगी, बीज गिर जाएगी, आपका वज़न नहीं मिलेगा। ज़्यादा कच्चा रहने से उसके कलर बदल जाएगी, मार्केट में रेट नहीं मिलेगा। ये सब वहाँ से सीखते हुए आई। बदलते हुए एग्रीकल्चरल पैटर्न से लोगों की स्वास्थ्य पे क्या असर होता है,
ये बहुत बड़ी पढ़ाई है और लोग जानते नहीं हैं। और ये जो बकवास लॉबीज आते रहते हैं जो कहते हैं आपकी रोटी मत खा लीजिए, आप केलॉग्स खा लीजिए, वो क्या कॉर्नफ्लेक्स खा लीजिए। नॉनसेंस। हमारी जो आदत से जो हम खाते हैं मुद्दत से तो हमें वही खाना चाहिए। जो हमारी इर्द गिर्द में सामान मिलता है वही खाना चाहिए। 3 गुना दाम देके विलायती फल खाते हैं हम। बड़े बेवकूफ़ हैं। पढ़े लिखे रहने की मतलब क्या रहा? अगर हम दिखावा के लिए कहीं और से खाना ले आके खा रहे हैं और हमारे पेड़ के पले हुए आप अनार नहीं खाएंगे, अमरूद नहीं खाएंगे। भगवान कोई कम नहीं थे, वो हर सीज़न का फल उस समय उगाते हैं और उस सीज़न का जो बीमारियां आपको होते हैं उसी का औषध उसी फल में होता है। इसीलिए आपका लोकल खा लीजिए, उसी में आपका अच्छा है, भला है। आप अपना रोल मॉडल किसे मानती हैं? मैं रोल मॉडल हर जो भारत महिला है जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में रह के मुस्कुरा सकती है, जो आप दरवाज़ा खटखटाते ही दरवाज़ा खोल के आपको गिलास पानी पिला देती है बिना मतलब के, वो मेरी रोल मॉडल बना। ऑफ कोर्स सोनिया गांधी जी मेरी लीडर रहे है। और सोनिया गांधी जी जिन मुश्किल परिस्थितियों से वो निकल के देश के हित में सोचते रहते हैं, वो मेरी इंस्पिरेशन हमेशा रहेगी। राजीव जी के बारे में क्या ख्याल रखती हैं? काफ़ी आपने काम किया है उनके साथ। मैं बताऊं, लोगों ने पहचाना नहीं और भूल जाते हैं आज के लोग बहुत जल्दी। मगर देश में अगर महिलाओं के हित में कोई रेवोल्यूशनरी कदम, जैसे राजा राममोहन रॉय ने बाल विवाह ठुकरा दिए और विडो रीमैरिज करवा दिए, वैसे ही उसी से आगे जाते हुए राजीव गांधी जी ने जो महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उन्होंने जो महिला को पंचायती राज में अधिकार दिया कि आप इलेक्शन लड़ो, और 33% उनको रिजर्वेशन देके करवाया, आज वो 50% बन गई। जब आपको कभी खाली वक्त मिलता है राजनीति के अलावा तो क्या कुछ करना पसंद करती हैं आप? वापस बगीचे में, एग्रीकल्चर, किताबें पढ़ती हूँ, गाना सुनती हूँ, सीटी बजाती हूँ और लड़कों को धमकाती भी हैं। हाँ, ये तो आदत से मजबूर हो गए और सिलाई एम्ब्रॉयडरी करती हूँ और हमारे जो बुनकर हैं उनसे हम मिलके हम बहुत सारा काम करते हैं। बुनकरों की हालात बहुत बुरा है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया कि उनके बुनकर का कार्ड हम बना दिए हैं। और देखिए, आज कहीं कुछ पेंटिंग लेते हैं तो लाखों में लोग खरीद के अपने दीवारों पे अलंकरण कर देते हैं, मगर हर जो साड़ी हम पहनते हैं ये हमारी बुनकरों की डिज़ाइन है। क्या ये आर्टिस्ट नहीं है? आखिरी सवाल, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? मेरा जीवन का लक्ष्य है कि जीते जी मैं ये देखूं कि जो महात्मा गांधी ने कहा था कि निडर से आधी रात को जब औरत सर उठा के चल सकती है, सचमुच हम उस दिन आज़ाद हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए रेणुका जी। तो ये थी कांग्रेस की लोकप्रिय नेता रेणुका चौधरी जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेहद बेबाकी के साथ और खूबसूरती के साथ जवाब दिया। रेणुका चौधरी जी ने कहा कि उनकी आंखों में सपना है कि महात्मा गांधी के अधूरे सपनों को पूरा करें और देश की महिलाओं की तरक्की के लिए हर संभव काम करें। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।